हेलो एवरीवन। आज हम हरिशंकर परसाई जी जो कि हिंदी के मुख्य व्यंग्यकार रहे हैं, प्रसिद्ध व्यंग्यकार रहे हैं, उनके द्वारा लिखा गया निबंध प्रेमचंद के फटे जूते, जिसमें हमने देखा प्रेमचंद जी सादा जीवन उच्च विचार के धनी थे, महान कथाकार थे, उपन्यास सम्राट थे, किंतु फिर भी उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। वह दिखावे से कोसों दूर थे। उन्हें अपने जीवन में कभी उन्होंने पर्दा नहीं किया, जैसे थे वैसे ही दिखाई देते थे। इसी से संबंधित ये निबंध हमने देखा। आज हम इसका अंतिम पार्ट पढ़ेंगे। अंतिम भाग में हम देखेंगे लेखक कह रहे हैं, तो मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए हैं तलवा की साइड चल रहे हैं। लेखक बता रहे हैं कि तुम किस पर व्यंग्य कर रहे हो, तुम मुझ पर और हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो अंगुली छिपाए चल रहे हैं और तलवा घिसाई चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। ये तुम कौन है? प्रेमचंद जी। अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? इसीलिए इसी सोच के साथ ऐसा लगता है मानो प्रेमचंद जी के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक दिख रही है, व्यंग्य भरी मुस्कान दिख रही है। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ। यहाँ मैं कौन है? प्रसिद्ध व्यंग्यकार लेखक हरिशंकर परसाई जी। अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। इसकी हर बात में जो व्यंग्य था वह समझ पाए होंगे, जीवन की सच्चाई समझ पाए होंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से आपको सीख लेनी चाहिए कि हमें समाज में व्याप्त बुराइयों की ओर अपने घुटने नहीं टेकने चाहिए और अपना आत्मविश्वास ऊपर बनाए रखना चाहिए। सम्मान के आगे, सम्मान कभी भी शक्ति के आगे नहीं झुक सकता। ज्ञान कभी भी शक्ति के आगे, धनी व्यक्ति के आगे नहीं झुक सकता। सच के लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए और सामाजिक बुराई का सामना करना चाहिए। लेकिन वन मोर थिंग, हमें लाइफ में कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसा है वैसे सामने आना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद जी का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसमें प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आई है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग प्रेमचंद जी की विशेषताएं बतानी है। प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट थे, महान कथाकार थे, युग प्रवर्तक थे, लेकिन फिर भी उनका जीवन संघर्षों में बीता, तकलीफ़ों में बीता। तकलीफ़ें सहते हुए भी उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान हर समय देखी जा सकती है। उन्होंने कभी भी शक्ति के आगे अपना घुटने नहीं टेके। उन्होंने हर बुराई का डट कर मुकाबला किया। वही ईमानदार लेखक थे, समाज के प्रहरी थे। समाज में व्याप्त हर बुराई का उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा समाज के सामने लाने की कोशिश की। और जब भी उन्होंने देखा कि समाज में कोई बुराई है, भ्रष्टाचार है, कुरीतियाँ हैं, तो उसका मुँह तोड़ जवाब भी दिया। इस तरह से प्रेमचंद जी महान कथाकार थे, ईमानदार थे, मेहनती थे, स्पष्टवादी थे, स्पष्ट वक्ता थे, सादा जीवन और उच्च विचार के कायल थे। अपने लाइफ में कभी दिखावा नहीं करते थे, बनावटी जीवन नहीं जीते थे। इस तरह से आप उनकी विशेषताएं लिख सकते हैं। और अपने जीवन में सम्मान को बहुत महत्व देते थे, आत्मसम्मान को बहुत महत्व देते थे। सामने वाला कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन अगर वो गलत है तो उसे मुँह तोड़ जवाब देते थे। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, सही कथन के सामने आपको टिक लगाना है, तो ये तो आप देख ही सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखेंगे आप, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। जैसा कि आपको पहले बताया, जूता एक तुच्छ वस्तु है। जूता कितना भी महंगा है, किंतु टोपी से ऊपर नहीं हो सकता। टोपी सस्ती होने पर भी सिर पर धारण की जाती है। टोपी सम्मान का प्रतीक है, इज्जत का प्रतीक है। हाँ, शक्तिशाली और पूंजीपति व्यक्ति, धनी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो
अपना आत्मसम्मान समझता है वह इसके आगे कभी नहीं झुक सकता। और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्योछावर, ऐसा तो हो रहा है वर्तमान समाज में। हम ये देख रहे हैं बड़े बड़े उच्च पदासीन व्यक्ति शक्ति और धन के बल पर, पैसे के बल पर उच्च पदासीन हो गए हैं और वह अपने इशारों पर कई ज्ञानी और शिक्षित व्यक्तियों को नचाते हैं, उनके आत्मसम्मान को तुच्छ समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जीत तो सच्चाई की होती है, ज्ञान की होती है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसका मतलब है प्रेमचंद जी सादा जीवन जीने के कायल थे। वह जैसे थे वैसे दिखाई देते थे, स्पष्टवादी थे, स्पष्ट वक्ता थे। वह अपने जीवन में दिखावा नहीं करते थे, बनावटी जीवन नहीं जीते थे। लेखक ने उनसे कहा है कि तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। व्यक्ति अब दिखावा करने के लिए, समाज में अपनी उच्च स्थिति बनाए रखने के लिए, हाई स्टेटस बनाए रखने के लिए अच्छे अच्छे लोगों की, अज्ञानी लोगों की चापलूसी तक कर लेते हैं। नाउ थर्ड देखेंगे, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ के नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। इस पंक्ति का अर्थ है कि ऐसा लग रहा है, प्रेमचंद जी के फोटो को देखकर लग रहा है कि वह पैर के अंगूठे से जो इशारा कर रहे हैं, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, दैट मीन्स समाज की बुराइयों की तरफ, तो वह उन बुराइयों को अपनी अंगुली से इशारा करना भी उचित नहीं समझते, क्योंकि वह बहुत तुच्छ है, इसलिए वह पैर के अंगूठे से इशारा कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल उनका विचार बदल जाता है। पहला स्टेटमेंट में आएगा कि लेखक आम सामाजिक जो अवधारणा है उसके आधार पर आंसर देता है, उसके आधार पर सोच रहा है कि क्या प्रेमचंद जी के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए भी जूते नहीं हैं। और जो व्यक्ति फ़ोटो खिंचाते समय ऐसे जूते पहन रहा है तो उनकी वास्तविक लाइफ कैसी होगी, क्योंकि आज धारणा ऐसी बन गई है, हर कोई दिखावटी जीवन जी रहा है। लेकिन अगले ही पर उनके विचार बदल जाते हैं, नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद जी के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? दूसरे का वजह यह है, वह हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद जी को अच्छे से जानते थे, उनकी जीवन शैली को अच्छे से जानते थे। वह जानते थे कि यह साहित्यिक पुरखा, उपन्यास सम्राट, महान उपन्यासकार, बहुत ज्ञानी है और यह कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेक सकता। आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन कौन सी बातें आकर्षित की? इनकी व्यंग्य शैली ने तो सबको ही आत्मविभोर कर दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, भ्रष्टाचार है, उनसे कैसे निपटा जाए। और यह हमें प्रेरित कर रही है, यह निबंध हमें प्रेरित कर रहा है कि हमें बुराइयों के आगे, शक्ति के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए, बल्कि अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए हमें हमेशा बुराई को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों की ओर इंगित करता है? टीला, जो कि आपको बताया मैंने, मिट्टी का एक ढेर हो सकता है, पत्थर का ढेर हो सकता है, रास्ते का रुकावट हो सकता है, जिसे देखकर हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन यहाँ बताया गया है कि हमें उस बुराई को, टीला सामाजिक बुराई की ओर इंगित करता है। उस शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कहा गया है जो कि शक्ति और धन के बल पर ज्ञानी और शिक्षित व्यक्तियों को उनके आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश करता है। लेकिन प्रेमचंद जी क्या करते थे? प्रेमचंद जी उसका मुंह तोड़ जवाब देते थे, उसके आगे घुटना नहीं टेकते थे, इसीलिए उन्हें उसके आगे झुकना होता था और उस टीले को वह अपने रास्ते से हटा देते थे। और अपने रास्ते से नहीं, समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए भी वह रास्ता साफ हो जाता था। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें लगता है कहीं किसी ऑफिस में अपना कार्य कराने के लिए रिश्वत देनी पड़े तो हमें नहीं देनी चाहिए, बल्कि रिश्वत लेने वाले के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ताकि वह लाइफ में ऐसी गलती ना करें और अन्य व्यक्तियों का भी कार्य आसान हो जाए। तो किसी न किसी को तो इन कार्यों की शुरुआत करनी पड़ेगी, जैसा कि प्रेमचंद जी ने किया। देर है अंधेर नहीं, तो कभी ना कभी तो हमारी जीत अवश्य होगी, लेकिन धर्म की हमेशा ही जीत होती है। तो आई थिंक ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। इस चैप्टर से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें बनावटी जीवन नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, फैशन के दौर में आगे नहीं बढ़ना है।
जैसा हमारा लाइफ है, जैसे हमारी घर की स्थिति है, उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए और स्पेशली बच्चों को इससे सीख लेनी चाहिए। थैंक यू। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।